Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे. तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक ये नई टॉपिक है जिसमें हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे. पहले हम लोग जितने रूल्स असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बदलना सीखेंगे उसके बाद इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में भी बदलना सीखेंगे. तो सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने का हम लोग आज रूल नंबर फर्स्ट सीखेंगे. कौन सा नियम सीखेंगे? रूल नंबर फर्स्ट. अगर इसके अंतर्गत जो दिया गया असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर कुछ इस तरह से होगा, उसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप. तो आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं. तो असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बनाते समय सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले उस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा. तो दिया गया जो आपका असर्टिव सेंटेंस रहेगा वो अफर्मेटिव में है. तो ऐसे कंडीशन में जब अफर्मेटिव में वो रहता है तो जो हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी वो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय उस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट को लेकर आना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा और नॉट के बाद मेन वर्ब का होगा और मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा. अगर अदर वर्ड दिया है तो अदर वर्ड रहेगा और इस फुल स्टॉप के स्थान पर इंट्रोगेटिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा. क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. अगर असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब न हो, डायरेक्ट मेन वर्ब हो, क्या हो? मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में भी यही नियम इंट्रोगेटिव बनाते समय अप्लाई होगा. बस उसमें ध्यान देना है कि वो किस टेंस में है. अक्सर जो है आप देखते होंगे कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव का सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, उसमें सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी जो है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है. तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब पर दो एग्जाम्पल आपको बताया गया है. एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है और एक क्या दिया है? पास्ट इंडेफिनिट का है. और बाकी सभी जो टेंस होते हैं उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. तो ऐसे कंडीशन में अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है और मेन वर्ब उसके बाद दिया है तो जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो डायरेक्ट हम जो है क्या करेंगे? लेकर आएंगे. यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में दो ही टेंस में हो सकते हैं. या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है या पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार जो सहायक क्रिया आएगी उसको पहले लेके आएंगे और पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा तो सब्जेक्ट चाहे एक वचन का होगा या बहुवचन का आएगा, उसमें एक ही सहायक क्रिया होती है, डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लाएंगे, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. तो उम्मीद है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और क्लियर करते हैं. तो पहला जो सेंटेंस आपको दिया है असर्टिव सेंटेंस का, किसमें? असर्टिव सेंटेंस का. तो ही मेक्स अ नॉइज, ये जो असर्टिव सेंटेंस दिया है तो ध्यान दें. तो पहले वाले स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का हम लोग मिलाते हैं कि सब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो मेन वर्ब आ सकता है. तो इसमें मेन वर्ब आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें अदर वर्ड नहीं है, फिर फुल स्टॉप है. तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये किस टेंस में है, तो इंट्रोगेटिव बनाने में हमें आसानी हो जाएगी. जब हम इसका टेंस पहचान लेंगे तो इंट्रोगेटिव बनाते समय
कौन सी सहायक क्रिया को हमको पहले लाना है, टेंस के अनुसार हम जो है सहायक क्रिया को पहले लेके आएंगे। तो ये ही मेक्स अ नॉइज कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में का टेंस का जो सहायक क्रिया होती है वो डू या डज होती है। क्या होती है, डू या डज होती है। अब सब्जेक्ट जैसा, सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो सबसे पहले डज को लाएंगे, सब्जेक्ट आपका दिया गया बहुवचन का रहेगा तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डू को लेकर आएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इसमें अदर वर्ड दिया रहेगा तो अदर वर्ड भी लिखेंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए इसे इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। ही मेक्स अ नॉइज, आपको अभी बताया गया कि किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन का है। जब सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग होगा, डज। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, उसके बाद हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डज ही। और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो डज ही नॉट, उस नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेक्स। अब यहाँ इसमें यस है यस, मेक में नहीं लगेगा तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो हो जाएगा मेक। डज ही नॉट मेक, क्या बचा इसके बाद, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज। डज ही नॉट मेक अ नॉइज। उसके बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। जो फुल स्टॉप दिया उसके स्थान पे क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव में बदल करके डज ही नॉट मेक अ नॉइज हो गया। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का। दिया है श्याम टोल्ड अ लाई। तो श्याम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, मेन वर्ब दिया है। और यह है टोल्ड, और ये टोल्ड जो है सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। उसके बाद दिया है अ लाई, आपका ऑब्जेक्ट है। तो श्याम टोल्ड अ लाई, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगता है या सब्जेक्ट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहती है तो ऐसे कंडीशन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो श्याम टोल्ड लाई ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो है कौन सी सहायक क्रिया लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया आपकी जो है डिड का प्रयोग होता है। किसका होता है, डिड का होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हम किसको लाएंगे, डिड से लाएंगे। अब यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, डिड लाएंगे। जब आपका दिया गया असर्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तब ऐसा हम लोग करेंगे। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है, श्याम। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। डिड श्याम नॉट। अब ये आपका टोल्ड है, अब इसका हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टेल। टेल तो हो गया आपका डिड श्याम नॉट टेल। क्या बचा आपका, ऑब्जेक्ट अ लाई। अदर वर्ड है नहीं तो अदर वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बनाएंगे तो है नहीं, अपने आप जो दिया है वही लिखना है, टेल अ लाई। अब इसके बाद हमको लिखना है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो है दो सेंटेंस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में जो है बदला गया। तो आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दिया है मस्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको मॉडल भी बोलते हैं। रिस्पेक्ट मेन वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया है। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें पहले दो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब थी, पहले और
दूसरे में, लेकिन तीसरे वाले में आपको इस स्ट्रक्चर से मिल रहा है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी इंट्रोगेटिव में बनाते समय। तो जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और जो मेन वर्ब दी रहेगी वो मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उस ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, मस्ट है। तो मस्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट आपका यू है, यू लिखा जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। उसके बाद आपका दिया है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, योर टीचर्स, योर टीचर्स। उसके बाद फुल स्टॉप के स्थान पे क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड दिया नहीं तो अदर वर्ड लिखना नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिया है वो असर्टिव सेंटेंस का चौथा है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। अब ये आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, डन जो दिया ये मेन वर्ब है, माई वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब हेल्पिंग वर्ब दिया है कुछ अब सोचना नहीं है कि कौन सा क्या लगाना है, कैसे लगाना है, किस प्रकार से क्या करना है। सोचना कब, आपको ध्यान थोड़ा कब देना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो। तो ऐसे कंडीशन में ये आपको ध्यान देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है। तो जहाँ दिया है वो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव बनाते समय उस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि तीसरे एग्जाम्पल में था। तो हैव दिया है तो हैव को पहले लिखेंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आई है तो सब्जेक्ट आई लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, डन, डन। और मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है माई वर्क। और इस ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड नहीं है तो उसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा, अदर वर्ड नहीं है तो फिर क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो है 4 एग्जाम्पल के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को आप जो है उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझे होंगे। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाते समय कभी कभी जब असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब हो, वर्ब के बाद जो है कोई अदर वर्ड, यानी कह लीजिए कि एग्जेक्टिव वगैरह हों और प्लस नाउन हो, और उस एग्जेक्टिव से पहले आर्टिकल वगैरह हों। कभी कभी आर्टिकल आ सकता है, वो आर्टिकल के बाद आपका एग्जेक्टिव आ सकता है, एग्जेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम बता रहे हैं, अभी बताया गया आपको जो है, तो कभी कभी सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब हो, और वो वर्ब जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ इस प्रकार के अगर वर्ब आ रहे हैं और उसके बाद उन वर्ब के बाद आपके जो है एडजेक्टिव दिए हों, या कह लीजिए कि उस वर्ब के बाद आर्टिकल आपका हो, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, या सिर्फ एडजेक्टिव हो इन वर्ब्स के बाद, तो ऐसे कंडीशन में जो है इंट्रोगेटिव बनाते समय जो इज, एम, आर, वाज, वर दिया रहेगा वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद हमें जो आर्टिकल दिया रहेगा, एडजेक्टिव दिया रहेगा और नाउन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। या कभी कभी आर्टिकल न दिया हो, आपका सिर्फ एडजेक्टिव दिया हो तो नॉट के बाद एडजेक्टिव लिख देंगे और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे इसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है समझाता हूँ।
मान लीजिए आपका जो है स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, सब्जेक्ट हो वर्ब हो, वर्ब के बाद आपका जो है कभी कभी ये हो सकता है कि आर्टिकल हो, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर हो। या कभी कभी आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वर्ब के बाद सिर्फ आपकी क्या हो, एडजेक्टिव हो, या अदर वर्ड के रूप में आपके जो है कोई एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाए। यानी कह लीजिए कि जो आपकी लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हो और उस एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, या तो ये स्ट्रक्चर हो, या सिर्फ इन वर्ब्स के बाद कोई एडजेक्टिव हो, या कह लीजिए कि जो है कोई जो है फ्रेज हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हो, या कह लीजिए कि आपका जो है कोई जो है एडजेक्टिवल फ्रेज हो। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इस असर्टिव सेंटेंस का, तो जो वर्ब दी रहेगी इज एम आर वाज वर में से वो सबसे पहले आएगी। यानी वर्ब अब अभी हम जो इज एम आर वाज वर आपको बता रहे हैं, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आता है। उसे हेल्पिंग वर्ब हम तब कहेंगे जब उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो इज एम आर वाज वर अगर वो अकेले एक सेंटेंस में आ रहे हैं, उसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा है, अब उस इज एम आर वाज वर के बाद कोई दूसरी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताया हूँ वो आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो वर्ब इज एम आर वाज वर में से जो भी दी रहेगी सबसे पहले उस वर्ब को लिखा जाएगा, और वर्ब के बाद जो है जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना होगा, और नॉट के बाद क्या लिखना है, इसके बाद नॉट के बाद अगर आपका इसमें वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिया है तो हम एडजेक्टिव लिखेंगे। अगर मान लीजिए वर्ब के बाद आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन तीनों चीज़ें दिया है तो इस नॉट के बाद वो तीनों चीज़ें लिखेंगे। या कोई एडजेक्टिवल फ्रेज दिया है तो नॉट के बाद वो एडजेक्टिवल फ्रेज को हम लोग लिखेंगे। तो आइए उसे एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। इसको मिटाते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं पहला वाला असर्टिव में, इस पर आधारित। जैसे कह दें कि मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, फुल स्टॉप। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी आई, हमने कहा कि इज एम आर वाज वर में से कोई हो सकता है, उसके बाद अ आपका आर्टिकल है, ग्रेट एज एडजेक्टिव आया है, उसके बाद नाउन आया है। तो यहाँ तो ये सेम स्ट्रक्चर आया है। हमने बताया कि वर्ब के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आए या एडजेक्टिवल फ्रेज वगैरह आए, तो ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कह दें कि राम वाज गिल्टी, राम वाज गिल्टी। अब सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ आर्टिकल नहीं आया है, एडजेक्टिव सिर्फ आया है। क्या आया है? एडजेक्टिव आया है, फुल स्टॉप। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, फुल स्टॉप। वह कमरे में है। तो पहला, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल जो लिखा गया उसको लिखते हैं।
स्ट्रक्चर देखिए आपका सेम तरह से, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो ये स्ट्रक्चर ना आकर के यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव आया, यहाँ एडजेक्टिवल फ्रेज आ गया। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा। जो वर्ब दी रहेगी उसे हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। तो इसमें क्या दिया है, वाज दिया है, तो लिखेंगे वाज, ये वर्ब जो दी गई वो वर्ब ला दिए। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, मिल्टन। अब इस सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद इसमें क्या दिया है, वर्ब के बाद अ ग्रेट पोएट, उतार लेना हमको, अ ग्रेट पोएट। अब अ ग्रेट पोएट के बाद फुल स्टॉप के स्थान पे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो दूसरा वाला देखते हैं, इस वर्ब के बाद आपकी गिल्टी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव सिर्फ है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, वर्ब क्या है, यहाँ भी वाज है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय उस वाज को लिखा जाएगा। वाज के बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, इसमें राम दिया है, उसे लिखेंगे। अब उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा और नॉट के बाद जो एडजेक्टिव दिया है, जो वर्ड दिया रहेगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, गिल्टी दिया है, अपराधी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल जो असर्टिव कर दिया है, ही इज़ इन द रूम, क्या दिया है, ही इज़ इन द रूम। तो ही इज़ इन द रूम एग्जेक्टिवल फ्रेज आपका हो गया। तो ही से पहले किसको लाना है, इज को लाना है, यही आपका वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तीनों में ये हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं कहेंगे, सिर्फ वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, मेन वर्ब, चाहे इसे ही आप मेन वर्ब के रूप में जाने, है कि नहीं। इसके बाद कोई दूसरा है नहीं। जैसे इनके बाद दूसरे वर्ब आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब में बदल जाते हैं, यानी इनके बाद जब मेन वर्ब आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब में बदल जाते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, एज अ मेन वर्ब हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इज, इंट्रोगेटिव में इज सब्जेक्ट क्या है, ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट। तो इज ही नॉट इन द रूम, और इन द रूम के बाद क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।